हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन, सिलेबस और एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं। इसी के तहत हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारी काफ़ी यूनिट्स हो चुकी है। अब हम यूनिट 10 स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 10 में आज हमारी क्लास 3 है और जल्दी जल्दी हमको अपनी ये यूनिट कंप्लीट करनी है ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम इसके साथ साथ ही एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर पाएं। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि बार-बार कमेंट्स में आते हैं कि आपकी जो ये सिलेबस आप जिससे कंप्लीट करवा रहे हो उसकी बुक्स बता दीजिए, पीडीएफ्स बता दीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सारी बुक्स और पीडीएफ्स जो इसके लिए अवेलेबल है हमारे पास, वो हमारी ऐप पे हैं, जिस ऐप का नाम है मेरा क्लासेस ऐप। तो आप प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना पीडीएफ और बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है, निमाड़ी का लोक साहित्य और प्रमुख कवि। इसकी ओर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो हम पढ़ रहे हैं निमाड़, वो निमाड़ क्षेत्र एमपी में है कहाँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एमपी का ग्वालियर संभाग का क्षेत्र है। और ये बाकी जब जैसे जैसे हमारा आपको टॉपिक आएगा, हम वैसे वैसे आपको समझाते जाएंगे। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था मालवा। ये जो आपको लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, ये थोड़ा सा इंदौर का भाग, ये हमारा मालवा के क्षेत्र में आता है। और ये आपको ये झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये जो इंदौर का आधा क्षेत्र है, ये हमारा सब आता है निमाड़ के क्षेत्र में। ठीक है, और मैं जूम कर दूं, जूम करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये अब तो आप एक चीज देखिए, इसकी लोकेशन देखिए, क्योंकि मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब अभी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो जब हम लोक नृत्य देखेंगे, लोक गीत देखेंगे, तो उसमें इसके जो बाजू के राज्य है ना, जो इससे लगे हुए राज्य है, इनका भी प्रभाव हमें देखने मिलता है, वहां का भी कल्चर हमें देखने मिलता है जो कि इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसलिए हमें ये पढ़ना है। जैसे हम जब मालवा का पढ़ते हैं तो मालवा में जो हमें कल्चर मिलता है वो राजस्थान का मिलता है। वो इसलिए मिलता है राजस्थान का कल्चर क्योंकि आप ये वो एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया होता है राजस्थान का, इसलिए कुछ कुछ कल्चर हमें यहाँ से मिलता है। इसी तरह से ये जो निमाड़ का क्षेत्र है, इस निमाड़ के क्षेत्र में आपके यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और नीचे महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों से ये टच होता है ये क्षेत्र। इसलिए थोड़े थोड़े कल्चर हमको यहाँ यहाँ के भी मिलते जाते हैं। क्योंकि अब अगर मैं आपको आगे लावड़ी बताऊंगी या गणगौर बताऊंगी या आगे आपके गरबा गरबी बताऊंगी, तो आपने सुना होगा कि गरबा गरबी जो होता है, गरबा होता है, वो आपको गुजरात में देखने मिलेगा मैक्सिमम। जो आपका गणगौर है वो आपको राजस्थान में देखने मिलेगा और जो आपका लावड़ी है वो आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। लेकिन कुछ इनका मिला जुला रूप हमें निमाड़ क्षेत्र में भी देखने मिलता है, इसलिए इस लोकेशन को आपको समझना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने यूनिट की ओर। अभी मैंने आपको लोकेशन बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी उपबोलियां। जो निमाड़ की उपबोलियां हैं वो है पवारी, बंजारी, गुरवी, गुरवी, बरगुंडी, मेवाती और भीली। ठीक है, मेवाती क्यों, मेवाती क्यों, मेवाती नहीं हो सकती, पर क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा राजस्थान के टच में भी लगता है, थोड़ा थोड़ा ये मालवा से प्रभावित है, तो हो सकता है कभी पूछ ले। और पवारी भी आप इसको बुंदेलखंड में भी पढ़ेंगे, इसको मालवा में पढ़ेंगे और इसको आप निवाड़ी में भी पढ़ेंगे। वहां पवार पवार राजाओं के बाहुल्य के कारण उसको पवारी दिया गया था, और यहाँ जो पवारी दिया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को आप ये मत समझिएगा कि वहां भी हमने पढ़ा यहाँ भी पढ़ा। भीली, भीली जो इसका जो नाम पड़ा है, भीली जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है यहाँ के जन समुदाय बाहुल्यता के कारण। यहाँ भील लोग काफी मात्रा में हैं, इसलिए जनजाति, इस जनजाति की बाहुल्यता के कारण इस निमाड़ी को हम भीली भी कहते हैं। बाकी बंजारी वही है कि इन जन समुदाय की बाहुल्यता के कारण यहाँ का एक उप बोली है बंजारी भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं निमाड़ी के लोकगीत क्या क्या होते हैं। अच्छा, इस यूनिट को पढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दी जाए कि कई चीजें ऐसी होंगी जो सेम आपको मालवा में भी मिलेंगी और सेम आपको निमाड़ी में भी मिलेंगी। तो अब ऑप्शन कैसे लगाना है टिक, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लगाना है। कभी कभी गणगौर आपका निमाड़ी में भी पूछ सकता है और गणगौर आपका मालवा में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। बाकी निमाड़ी और मालवा दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो इसलिए बहुत से लोक नृत्य, लोकगीत और लोक कलाएं दोनों की कुछ कुछ सेम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम निमाड़ी लोकगीत। संजय गीत क्या होता है, संजय गीत, यहाँ जो आपको
लाइन में दिए हुए हैं। ये लाइन में आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। रटना आपको, याद करना आपको संचय गीत बस है। और संचय गीत के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्यों होता है। संचय गीत क्या है? किशोरियों के स्वप्न और स्मृतियों के गीत हैं। इसमें किशोरियां तरह तरह की फूल पाती से संबंधित चित्र बनाती हैं, उसको एक विधि पूर्वक उसका आयोजन करती हैं और उसका समापन करती हैं, उसी में वह अपना समय व्यतीत करती हैं। तो वो एक होता है संचय गीत हो जाता है। ठीक है बच्चों, किशोरियों के लिए। फिर है मसाणिया गीत। ठीक है, ये बहुत अच्छा, जो जो गीत लिखे हैं जो यूनिक होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, और जो दोनों सिमिलर होंगे जो आपको मालवा और इसमें मिलेंगे वो भी बता दिए जाएंगे। मसाणिया गीत निमाड़ी की बहुत खासियत है, लोकगीत की बहुत खासियत है। ये क्या होता है? एक प्रकार से आप इसको मृत्यु गीत भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना मृत्यु से संबंधित गाना गाया, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। और स्पेशली ये कहाँ गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं आदिम समूह, जो जनजातियां हैं, जैसे कोरकू, मुरिया, गोंड जनजाति ये होती है ना, तो इनके इनके जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके दशगात्र के अवसर पर ये गाए जाते हैं। इसमें क्या गाया जाता है? इसमें ये गाया जाता है कि जो हमारा शरीर है वह नश्वर है। ठीक है, तो वो हमारा शरीर है उसकी नश्वरता के लिए, और जो हमारी आत्मा है उसकी अमरता के लिए ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गरबा। गरबी मैंने आपको बताया था, गुजरात से टच होने के कारण यहाँ भी हमको इसका रूप मिलता है। लेकिन गरबा तो आपने सुना होगा, लेकिन गरबी आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं गरबी क्या होता है। निमाड़ के लोकगीत में सर्वथा अलग शैली है। जो गरबा होता है वो महिलाएं गाती हैं, और जो नृत्य करती हैं, और जो गरबी होते हैं वो स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग शैली में गाते हैं। अच्छा देखिए, ये यहाँ गरबा गरबी आपको लोक गीत भी मिलेगा, लोक नृत्य भी मिलेगा। गणगौर आपको लोक गीत भी मिलेगा, लोक नृत्य भी मिलेगा। ऐसी बहुत सी और आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो लोक गीत भी हैं, लोक नृत्य भी हैं। ठीक है, कई कई जगह तो लोक कला भी है। ठीक है, तो वहां आपको मिलेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये गीत भी है। अधिकतम नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें गीत गाए जाते हैं, तो वो दोनों बन जाते हैं, वो गीत भी बन जाते हैं, वो नृत्य भी बन जाते हैं। ठीक है, तो गरबा जो है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और जो गरबी है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गरबा स्त्री परक है, और जो गरबी है वो पुरुष परक है। और जो गरबा है वो एक लोक छंद है, और जो गरबी है वो मुक्त छंद में है। ठीक है, मुक्त छंद में। अब हम पढ़ते हैं गणगौर। गणगौर गणगौर हमने मालवा में पढ़ा था। मामेरा गीत। मामेरा गीत क्या होता है? मामेरा गीत होता है जब जब वधु जब लड़की की शादी होती है तो उसके भाई कुछ वस्तुएं, कुछ उपहार उसकी विवाह के लिए लाते हैं, वही होता है मामेरा गीत। ठीक है, जो मामा के पक्ष से या माँ के पक्ष से आता हो। फिर है गोपी गवलन गीत गायन। ये गोपी से आप समझ रहे होंगे कृष्ण संबंधित है, तो ये गवलन और गवलन का जो गायन है वो कृष्ण और राधा के विविध प्रेम प्रसंगों के रूप में गाई जाती है। देखिए, मैं ये यूनिट इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये यूनिट काफी बड़ी है। अभी कम से कम इसमें 15-16 पीडीएफ है इसमें। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है और क्या नहीं। बाकी कंटेंट मैंने आपको पूरा अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, गम्मत क्या है? गम्मत जो होता है वो वहाँ लोक नाट्य के पर्याय के रूप में समझा जाता है। इसमें क्या होता है? स्वांग गीत होते हैं, नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, गम्मत में गम्मत, माच आपका, और क्या कहते हैं, गणगौर, ये सब बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा डिटेल में है। गम्मत के पात्र कौन से होते हैं, गम्मत पे कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, इसमें क्या क्या वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, इसे ये अपने आप में बहुत डिटेल में है। लेकिन हमने उतना डिटेल में भी यहाँ फिलहाल तो नहीं रखा है। पढ़ जरूर लिया था हमने, लेकिन हमने इसको आपको डिटेल में नहीं रखा क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। इतना डिटेल में एमपीपीएससी प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने मेन मेन चीज बस की है कि गम्मत क्या है, स्वांग है जिसमें गीत और नृत्य गाए जाते हैं। बाकी गम्मत से संबंधित और अन्य अभी पुस्तक अगर आपको आगे मिलती है, कौन कौन उसके रचनाकार है वो मिलते हैं, तो वो हम आपको आगे बता देंगे। इसके आगे निवाड़ी घट्टी के गीत, बुवाई कटाई के गीत, ये सब निमाड़ में निमाड़ी लोकगीत का हिस्सा है। ठीक है, अब एक जलवायु पूजन होता है जिसको हमारे क्षेत्र में कुआं पूजन कहते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो 13वें या 21वें दिन के बाद माता का घर के बाहर कुआं पूजने की विधि की जाती है। ठीक है,
और ये हालरा गीत क्या होता है, लोरी गीत होता है। घुघरा गीत क्या होता है कि जो बच्चा शिशु जन्म लेता है उसकी बुआ झुंझुना लेकर आती है, खिलौना लेकर आती है, उसके लिए उसको घुघरा गीत कहा जाता है। ये जो गीत है ये आपको मालवा में भी नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड में भी नहीं मिलेगा, और आपके बघेलखंड में भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमको निमाड़ में मिल रहा है, इसलिए मैंने वही वही चीज इसमें शामिल की है जो आपको केवल इसी में बस पढ़नी पड़ेगी। जमाल या मुंडन गीत, जमाल या मुंडन गीत, इसमें बच्चे के मुंडन संबंधी गीत गाया जाता है। जब बच्चे के जन्म से जो बाल होते हैं, जब उसका मुंडन होता है तो उससे संबंधित गाना गाए जाते हैं इसमें गीत। फिर नाथपंथी गायन क्या होता है, नाथपंथी से आप समझ चुके होंगे कि जो नाथों से प्रभावित जो गीत होते हैं वो नाथपंथी होते हैं। इसमें क्या होता है, रेकड़ी पर प्रायः जोगी गोरखवाणी और भरथरी गोपीचंद की गाथा गाते हुए प्रभात में देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है रेकड़ी, है ना। जब हमारा एमपीपीएससी लास्ट 2022 का पेपर हुआ था प्रोफेसर का, उसमें आपसे पूछा गया था कि बुंदेलखंड में प्रयुक्त होने वाला जो रेकड़ी वाद्य यंत्र है वो प्रमुखता क्या है, ये पूछा गया था। अब यहाँ पर निमाड़ में भी आया है, तो रेकड़ी क्या है प्रमुखता, अब एक दूसरे क्षेत्र से प्रभावित होकर पूरे मध्य प्रदेश में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए, जब हमारा पिछले बार का जो सिलेबस था उसमें कहीं भी वाद्य यंत्रों का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी रेकड़ी पूछा गया था, इसलिए अब हम थोड़ा सा ना एडवांस होके पढ़ेंगे कि थोड़ा उससे संबंधित, हमारे में वाद्य यंत्र नहीं पूछा गया है, लोक चित्र नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उसको भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर देता कुछ और पूछता कुछ और है। तो चलिए, हम नाथपंथी गायन हमने देख लिया कि नाथपंथी गायन में ये होता है रेकड़ी, आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार पूछ चुका है तो इस बार तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वाद्य यंत्रों को आप देखते चलिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मथवाड़ गायन क्या होता है, ठीक है। मथवाड़ गायन क्या होता है, मथवाड़ गायन होता है जिसमें देवलोक का आह्वान करते हैं, ठीक है। 60 राणाओं के नाम लेकर गाथा गाई जाती है। यह कुछ कुछ तंत्र मंत्र से भी जुड़ा होता है। यह अनुष्ठानिक गायन है। अब देखिए ये थोड़ा यूनिक है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो हमको पढ़ना पड़ेगा मथवान गायन क्या होता है, या फिर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा निमाड़ का लोकगीत है, ये लोक गायन है जो अनुष्ठानिक है, ठीक है। इसमें तंत्र मंत्र संबंधी क्रिया विधि होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब अगला है आपका पगल्या। पगल्या क्या है, ये भी आपको गीत भी मिलेगा, चित्र भी मिलेगा, और गीत, चित्र और नृत्य तीनों मिलेगा आपको, ये है ना। तो वो मैं आपको ये बता रही थी कि आपको जब हम लोग कला पढ़ते हैं तो हमको सेम चीज गीत में भी मिल जाती है, नृत्य में भी मिल जाता है, और लोक कलाओं में भी मिल जाता है। तो पगल्या क्या होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उसका जो शुभ संदेश होता है, यदि बच्चा मायके में हुआ है तो ससुराल में संदेश भेजा जाता है, और अगर ससुराल में होता है तो मायके में संदेश भेजा जाता है। अब पगलिया, जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, पग पग से होता है, तो जो शिशु के पग होते हैं ना, ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर आ, रखी है। ये देखिए शिशु के पैर, देखिए यहाँ पर आप, ये शिशु के पैर यहाँ पर दिख रहे, अच्छा इस कलर में नहीं दिख रहे, हाँ। तो शिशु के पैर होते हैं, उसे से संबंधित ये पैर, बच्चे के छाप, और आजू बाजू से डिजाइन्स बनाई जाती हैं, ये सब डिजाइन्स बना दी जाती हैं, और कपड़े में एक या पेपर में। और माँ के, यदि माँ शिशु का जन्म मायके में हुआ है तो ससुराल में ये पगलिया भेजा जाएगा, और अगर ससुराल में बच्चा जन्मा है तो मायके भेजा जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना जो अगला लोकगीत है वो कलगी तुर्रा है। ये भी आपको गायन के क्षेत्र में मिलेगा, नृत्य के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कलगी तुर्रा क्या होता है। कलगी तुर्रा एक प्रसिद्ध लोक गायकी है, ठीक है। इसमें कलगी और तुर्रा दो दो समुदाय होते हैं, ठीक है। और ये दोनों दल क्या करते हैं, आमने सामने होते हैं और एक दूसरे का सवाल जवाब देते हैं। इसमें तुरंत में कविताएं बनाई जाती हैं, ठीक है। और तुकबंदी में कविताएं होती हैं जिसका जवाब अगला प्रश्न करता है, और अगले जो सामने का जो दल होता है वो इसका जवाब देता है, ठीक है। अब इसके बारे में, क्योंकि अगली बार मार्च के बारे में पूछा गया था, तो हमने जब मालवा पढ़ा था तो हमने मार्च को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। इसमें हम कलगी तुर्रा को और एक और लोकगीत है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए कलगी तुर्रा को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कलगी तुर्रा क्या है, ये है गोगावा घराने के जो तुर्रा गायक हैं सुमेर सिंह सुमन। सुमेर सिंह सुमन ने कलगी तुर्रा की उत्पत्ति अपने अपने पिता प्रपितामह के अनुसार मध्य प्रदेश में मानी है।
सुमेर सिंह का नाम, यहाँ ये सब जो लिखा है ये सुमेर सिंह का नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है निमाड़ी क्षेत्र, चूंकि निमाड़ी लोक साहित्य आपको दिया गया है तो आपसे पूछ सकता है कि कलगी तुर्रा के गायक कौन है, या गायक सुमेर सिंह का संबंध किस लोकगीत या लोक कला से है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कलगी तुर्रा। ठीक है, अब ये सब पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। उन्होंने क्या बोला कि चंदेरी के राजा शिशुपाल की राजसभा में दो प्रमुख गायक तो नगीर और शाह अली फकीर थे। ये डिटेल्स में दिया है कि इसमें कैसा कैसा हुआ था, ये सिर्फ पढ़ने की बात है कि कलगी कैसे बना, तुर्रा कैसे बना। अभी हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि डॉक्टर श्याम परमार तुकन नगीर को मध्य प्रदेश से तो मानते हैं, लेकिन कलगी तुर्रा की उत्पत्ति महाराष्ट्र के किसी राज दरबार को मानते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र का नाम आया ना, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो हमने इसकी लोकेशन देखी थी ना, जो कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों से लग रही है, इसीलिए ये इनका जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ इसलिए शामिल किया है। अब ये है, अब हम थोड़ा सा कलगी तुर्रा के बारे में पढ़ लेते हैं कि महेश्वर, कसरावत, गोगांवा, सनावत, चोली, मंडलेश्वर आदि गांवों में इनके जो कलगी तुर्रा है इसके घरानेदार गायक रहे हैं। ठीक है, ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना बस पढ़ लेना है, किन के नाम नाम बस पढ़ लेना है। ठीक है, जो आपका कलगी तुर्रा है उसका जो वाद्य है, मुख्य वाद्य है वो डफ या चंग है। मैंने इसलिए इसमें शामिल किया, मैंने बताया ना लास्ट टाइम रेकड़ी पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ इसको शामिल किया हुआ है। अब डफ या चंग, ये डफ या चंग कैसे, जैसे डफली होती है वैसे ये डफ या चंग होता है। रामलाल सोलंकी जो है कलगी गायकों में एक प्रतिष्ठावान गायक है, और गोगांवा में तुर्रा गायकों में सबसे प्राचीन है सुमेर सिंह। ठीक है, सुमेर सिंह सुमन, ये दो चीज, दो व्यक्तियों का नाम आप कलगी और तुर्रा के गायकों में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं निर्गुणिया। निर्गुणिया जो हमने भक्ति काल में पढ़ा है, निर्गुण उसी से संबंधित है, निर्गुण भी निर्गुणिया। पर अगर निर्गुणिया और निर्गुण अगर दो चीजें आती है मध्य प्रदेश के संबंध में, तो निर्गुणिया यदि आता है तो आप निमाड़ लगाएंगे, और निर्गुण आता है तो आप मालवा लगाएंगे। इसको नारदीय भजन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत दुर्लभ गीत, बंजारी गीत और चूंदड़ गीत, ये तीन आते हैं। ठीक है, ये आते हैं उसी मतलब निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण में क्या आता है, ये आता है बैरागी गीत। और निर्गुण में क्या आता है, निर्गुण के संत आते हैं। तो जो हम निर्गुण के संत की जो स्टार्टिंग पढ़ते हैं निमाड़ में, तो हम ब्रह्मगिर से पढ़ते हैं। संत सिंगा जी को आप सभी जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे ब्रह्मगिर से। तो ब्रह्मगिर कौन थे, निमाड़ संत साहित्य के सबसे अग्रणी कवि थे। इनके पहले हमें जो संत साहित्य परंपरा में, निर्गुण के संत साहित्य परंपरा में किसी और का नाम नहीं मिलता। सबसे पहले नाम हमको किसका मिलता है, ब्रह्मगिर का। ये कबीर से प्रभावित थे और कबीर के ही समकालीन थे। ठीक है, ये निर्गुण धारा के प्रवर्तक रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपको सिंगा जी नहीं आता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि निमाड़ में निर्गुण धारा के प्रवर्तक कौन है और सिंगा जी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन आएगा ब्रह्मगिर। ठीक है, ब्रह्मगिर के बाद सिंगा जी हुए हैं, तीसरी पीढ़ी में सिंगा जी हुए हैं, पहले ब्रह्मगिर ही थे। फिर ब्रह्मगिर के जो पुत्र थे मनरंगर गिर, ठीक है, ये उनके पुत्र थे। इन्होंने इनकी जो निर्गुण भक्ति धारा है इनको आगे बढ़ाया। फिर क्या हुआ कि जो मनरंग गिर थे इनके जो शिष्य हुए, ठीक है, इनके शिष्य कौन हुए, सिंगा जी। सिंगा जी इनके शिष्य हुए। अब जो सिंगा जी का जन्म हुआ था वो खजूरी गांव में संवत 1567, मतलब करीब करीब आपका वही 16वीं शताब्दी में हुआ। ये गवली थे, गवली मतलब जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं वो। और इनके पिता जो थे, इनके पिताजी भीमा जी, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसको। इनके पिता भीमा जी, माता का नाम गौराबाई था। सिंगा जी की पत्नी जो स्वयं राम भक्त थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, खेड़ो हरि नाम की, खेड़ो हरि नाम की उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पद है। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि खेड़ो हरि नाम की किसका सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पद है, एक लोकप्रिय पद है, या इसको किसने लिखा, ये आपसे पता चल गया। तो निमाड़ी के संदर्भ में पूछ लेगा या सिंगा जी के संदर्भ में पूछ लेगा। और आप ये जो आपका पेपर 1 है उसके लिए भी आप ये याद कर सकते हैं कि शरद पूर्णिमा को संत सिंगा जी के नाम पर हरसूद में 1 महीने का मेला लगता है। ठीक है, और क्या खासियत है, खेती किसानी के समस्त उपकरणों का काव्य में प्रयोग करने वाले सिंगा जी प्रथम कवि हैं। ठीक है, और जो संत सिंगा जी हैं इन्होंने मृदंग लोक वाद्य को प्रतिष्ठा दी। ठीक है, हम लोक वाद्य भी पढ़ते जाएंगे क्योंकि पिछले एग्जाम में हमसे पूछा गया था।
और हमारे पास सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया है। अब सिंगा जी की रचनाएं हैं वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि सिंगा जी इंपॉर्टेंट है। सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, चूंकि वो खुद खुद उन्होंने नहीं लिखी है, उनकी रचनाएं अन्य लोगों ने संकलित की है। अठवार सिंगा जी का 15 दिन, बाबा सिंगा जी की बाणावली, ठीक है। आत्मध्यान, आत्मध्यान, सिंगा जी की नाराज, मौखिक भजन संकलित, ठीक है। ये अब देखो, अब उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य ने भी क्या किया, उनके चरित्र और उनके गुणों की जो पद्यबद्ध रचनाएं की वो भी प्रकाशित है। इसमें संत खेमदास हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें सिंगा जी की परचरी या परचुरी लिखी। फिर संत दल्लूदास हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने भी सिंगा जी के ऊपर रचनाएं लिखी। और भी हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य मुख्य है वो मैंने आपको बता दिया। ये संत सिंगा जी नाटक, खुशहाल सिंह, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और संत सिंगा जी का पुराण, ये हम अभी आगे आपको बता देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा ये? कहे जन सिंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने ब्लैक से अंडरलाइन भी किया है। ये श्री राम परिहार मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद सन 1997 में प्रकाशित हुआ। ये आपको पूछा जा सकता है कि कहे जन सिंगा, क्योंकि इसको कई पुरस्कार भी मिले हैं मध्य प्रदेश से अकादमी से, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब क्या हुआ, आगे जो हमारा निर्गुण का क्रम बढ़ता है वह सिंगा जी के पुत्र कालूराम महाराज हैं। अब कालूराम महाराज हैं तो इन्होंने क्या किया, सिंगा जी को ही अपना मतलब अपने पिता को ही अपना गुरु मान लिया। अब जैसे हमने वहां ऊपर पढ़ा था सिंगा जी की स्मृति में जो मेला लगता है, वैसे कालू जी महाराज की स्मृति में प्रतिवर्ष पौष माह की पूर्णिमा को 1 माह का मेला लगता है। स्पेशल क्या है कि ये विशाल पशु मेला है, ठीक है, क्योंकि वो गवली थे सिंगा जी, है ना, तो विशाल पशु मेला आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। पिपलिया में लगता है, ग्राम पिपलिया में लगता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था ना, जो किताबें पढ़ी थी हमने ऊपर, तो संत दलुदास, दलुदास कौन है? सिंगा जी के पौत्र हैं। अभी हम एक ही पीढ़ी के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अन्य हम किसी के अलग की बात नहीं कर रहे, अभी सिंगा जी का पीढ़ी चली आ रही है। दलुदास सिंगा जी के पौत्र थे और कालू जी के पुत्र थे, ठीक है। पर इनका जो स्वभाव था ना, ये बहुत ही विनम्र थे और श्रद्धालु थे, और ये बहुत कुछ जैसे तुलसी की विनती होती है, ये उनके जैसे थे, ठीक है। तो श्री राम शंकर गंगराड़े की पुस्तक सिंगा का पुराण, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, उसमें इनका नाम मेंशन नहीं था, श्री राम गंगराड़े का, तो वो उनका जो सिंगा पुराण है वो इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। अब खेनदास जो थे वो पहले ऐसे संत कवि थे जिन्होंने सिंगा जी के समग्र जीवन को लिखा। किसमें लिखा? सिंगा जी की परचुरी में, ठीक है, खेमदास ने लिखा। धन जी जो थे सिंगा जी के परम शिष्य थे, ये धन जी भी है निर्गुण में, एक याद कर लीजिएगा। खासियत क्या थी, इन्होंने क्या किया, इनकी खासियत ये थी कि निमाड़ी बोली में प्रमुख रूप से पौराणिक आख्यान पहली बार इन्हीं के द्वारा लिखे गए, ये खासियत है इनमें। फिर आगे हमको एक मिलते हैं संत जगन्नाथ गिर, जो मनरंगी गिर के शिष्य थे जी, मतलब संत जगन्नाथ और संत सिंगा जी समकालीन थे, ठीक है। अब ये यहाँ से जो लाइन खींची है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? अभी तो हमने निर्गुण के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं संत रंकनाथ कृष्णानंद। इनका जो नाम था कृष्णानंद था, लेकिन इनका जो संत नाम था वो रंकनाथ था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अभी हमने निर्गुण पढ़ा था ना, ये निर्गुण नहीं, ये जो थे सगुण जो धारा थी ना, काव्य धारा थी, उसके ये प्रवर्तक थे। और संत दीनदास रंकनाथ के शिष्य थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कवि दीनदास हैं ये भी सगुण में ही आएंगे। अब ये जो है ये अलग है, ये है अनामी संप्रदाय। और अनामी संप्रदाय पूछ सकता है आपसे कि इसको किसने प्रतिष्ठापित किया या किसने इसकी स्थापना की, तो संत अफजल ने, ठीक है, संत अफजल ने इसको प्रतिष्ठापित किया। अनामी संप्रदाय में जो उनके शिष्य थे, अफजल के, गुरु अफजल के कालूदास थे। उसके बाद ये परंपरा पूछी जा सकती, खुशहाल सिंह, महंत दशरथ साहब, कृष्णदास, भावदास, अमीनाथ, राईदास आदि, ठीक है। एक अन्य और संत हुए जिनका नाम था फकीरनाथ, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं निमाड़ी के प्रमुख लोकनाट्य, ठीक है। लोकनाट्य में हम पढ़ेंगे ठोठ्यो। ठोठ्यो अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें ये पूछा कि 4 ऑप्शन दिए थे ठोठ्यो के संदर्भ में, और उसमें एक ऑप्शन ये था कि यह बघेलखंड का लोकनाट्य है। तो यहाँ वही वो प्रश्न मतलब वो लाइन गलत हो जाती, क्योंकि ठोठ्यो जो है वो निमाड़ का लोक नृत्य है,
ठीक है, ये यूनिक है, ये आपको और कहीं चारों क्षेत्रों में कहीं और देखने नहीं मिलेगा। तो ये महिला लोक प्रहसन है, यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जब बारात चली जाती है तो महिलाएं जो घर में बची होती हैं वो रात्रि मंडप के नीचे इसको खेलती हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो लोक नृत्य? पाती स्वांग है, इसमें छोटी छोटी जो किशोरियां रहती हैं वो फूल पाती बनाती हैं और उसी का स्वांग खेलती हैं। पानवाड़ी, ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। खमरास या रासलीला, ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था, खमरास और रासलीला, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। गम्मत, गम्मत आपको ऊपर भी बताया गया था, लोकगीत में गम्मत बताया गया था। ये भी लोक नाट्य का पर्यायवाची है, इसमें गीत भी होते हैं और ये नाट्य भी है। ये कब कब खेला जाता है? ये विशेषतः 3 अवसरों पर खेला जाता है। एक खेला जाता है आपके दशहरे की पूर्व जो नवरात्रि पड़ती है उसमें खेला जाता है, एक होली पर खेला जाता है और एक खेला जाता है गणगौर पर्व पर खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो लोक नृत्य हुए, सॉरी लोक नाट्य हुए, वो हमने देख लिए। अब लोक नृत्य हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम पढ़ेंगे उसको। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो गणगौर, मांडल्या, मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच, गरबा नाच, गरबी नाच, फेफरिया और काठी और डंडा, ये आपका ये आपका लोक नृत्य है। अभी हम लोक कला भी आगे पढ़ेंगे, लोक चित्र भी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ लेंगे निमाड़ी के अंतर्गत जो जो हमें लोक कलाओं के संबंध में मिलेगा। ठीक है, तब लोक कथा क्या है? लोक कथा में क्या है कि जो हमारे परंपरा से चली आ रही जो संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करती हैं, वही हमारी लोक कथाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि जो लोक कथा है उसको वार्ता भी कहा जाता है। वार्ता 2 तरह की होती है, एक कथा वार्ता, दूसरा ताड़नाई वार्ता। ठीक है, ताड़नाई मतलब ताड़ना, ताड़ना मतलब बूझना, बूझना मतलब पहेली। ठीक है, निमाड़ी लोक कथाओं का मूल अभिप्राय जो भारत की लोक कथाओं के संदर्भ में प्रचलित है। ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि जो कृष्णलाल हंस हैं, कृष्णलाल हंस हैं ने निमाड़ी लोक कथाओं को इतने प्रकार बताए हैं, कितने? 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जो मुख्य है वो मैं आपको बता देती हूँ। भोला का भगवान, मुर्गा को याव, याव आप ये शब्द याद रखे रहना, कभी याव करके और किसी चीज का याव आए तो आप समझ जाइएगा कि ये निमाड़ी से संबंधित है। ठीक है, टबू कलो, ब्रजबारस, ऋषि पंचमी, हड़ तालिका की वार्ता, राक्षस को बाप बाकस, सोना को हार, जादू की अंगूठी, बिरवा को तालाब, एक गरीब ब्राह्मण, सुतार की छोरी, धरती नाकाश को याव, ये याव यहाँ भी आ गया। देखिए, इसमें जो भी आपको अभी मैंने कथाएं लोक कथाएं सुनाई, ये आपको मालवा में नहीं मिलेगी, आपको बुंदेलखंड में मिलेगी, आपको बघेले में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम निमाड़ की जो लोक गाथा है उसको देख लेते हैं। लोक गाथा में इसमें क्या है? पारंपरिक गाथाओं में काठी नृत्याख्यान, भिल्लड़ों, गाल, गोडेन, नार, हरिचंद और सुरीलो महाजन। ठीक है, इसमें से प्रथम 3 पौराणिक आख्यान के लोक रूप में कहे जाते हैं। और भी हैं गाथाएं जो भरथरी, गोपीचंद, ये सब चीजें हैं। ठीक है, खंडेराव, खंडेराव कौन है आप समझते हैं? खंडेराव हैं जो रानी अहिल्याबाई हैं उनके पुत्र हैं। ठीक है, बस यही है उनसे संबंधित लोक गाथाओं का संकलन ध्वनि अंकन बुजुर्गों के साथ यहाँ धरोहर के रूप में सदा चली जाएगी। 1 मिनट, एक मिनट है, हाँ हाँ, चलो ठीक है, ये लोक गाथाएं आपने समझ ली। अब हम पढ़ते हैं प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में क्या है? लोक कितनियां, पहेली, आपकी मुहावरे, कहावतें, ये सब है। ठीक है, तो ये आपको मैंने लोकोक्तियां दे दी हैं, कुछ कुछ की ऐसे ऐसे, ये आपको इसलिए दिखाई गई हैं कि अब इसमें से क्या पूछा जाएगा ये तो नहीं पता, पर आप ना एक जो वाक्य होती ना, वाक्य संरचना, आप भी वाक्य संरचना समझ जाएं कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये जैसे अब तो गयो गिंडू होएगा, ऐसे थोड़े से समझ जाइएगा कि ये कहाँ किस किस क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। क्योंकि अगर बघेल और बुंदेलखंड की बात यदि हम करें तो वहां आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें राजस्थानी, गुजराती ये सब मिक्स होगा। अब हम निमाड़ी पहेलियां देखते हैं, तो इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत है कि पहेलियों को कंवाड़ा या ताड़नाई वार्ता कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है। वहां जब हमने
मालवा में कुछ अलग देखा था, प्रहेलिका देखा था, है ना, प्रहेलिका देखा था। यहाँ इसको कंवाड़ा या ताड़नाई वार्ता कहा जाता है। ठीक है। अब रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी को बुद्धि पर शांत चढ़ाने की कलाएं, कलाएं होगा यहाँ पर, कलाएं, कलाएं, कलाएं कहाँ है? ठीक है, कला कहाँ है? पहेली अथवा प्रहेलिका वेदों के समय से। ठीक है, ये डिटेल्स में है, इसको इस पे कुछ वैसे विशेष नहीं है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आप ये याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। ये आप इसका थोड़ा सा वही मैंने बोला ना, वाक्य संरचना, क्योंकि कौन सी आने वाली है इतनी हजारों में से क्या ही पता, पर आप अगर वाक्य संरचना आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है? चित्रकला। चित्रकला हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको शामिल किया है। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसकी इसलिए कर ली क्योंकि बहुत कुछ है आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, व्यवस्थित आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो में आपको सिर्फ एक इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इतना इतना कुछ है, और जो चीज़ें समझाने वाली है वो आपको समझाई जा रही हैं। अभी क्या है? चित्रकला। चित्रकला हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, पिछली बार वाद्य यंत्र के बारे में पूछ लिया था, हो सकता है इस बार भित्ति चित्र से संबंधित कुछ ऐसा पूछ ले। इसलिए हमने इसमें दो प्रकार की चित्रकला लिए हैं, एक तो जो है जो रंगों से बनाए जाते हैं, और दूसरे हैं जो गोबर मिट्टी और अन्य माध्यमों से बनाए जाते हैं। तो जो हमारे रंगों से बनाए जाते हैं उसमें जिरौती, नाग, पगलिया। पगलिया मैंने आपको दिखाया था, एक सैंपल आपको दिखा दी, इसलिए आप समझ जाइएगा कैसे होते होंगे। कुल देवी, भाई दूज, दिवाली के हाथे, सरस्वती, गणपति, साती या सातियां, स्वस्तिक जो होता है, चौक, कलश, महेश्वरी, साड़ी। ठीक है। अब अगला क्या है? जो हमारे मिट्टी से बनाए जाते हैं वो नरवत, सज्जा, फूली, गोवर्धन। गोवर्धन जानते हैं आप, जो गोबर से बनाए जाते हैं। 11 साकरतियां, मेहंदी, कंचौली, गणगौर की जो मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, ये हमारी चित्रकला में। बस आपको देखिए 2 मिनट लगे इसको पढ़ने में, एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अब हमारा आता है जो निमाड़ी के रचनाकार, ये जो हमारा प्रमुख है। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, जब हम मालवा पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक पत्रिका पढ़ी थी, चौमासा। ठीक है। अब हम जो पत्रिका पढ़ेंगे निमाड़ के क्षेत्र में, वो होगी हमारी वाणी पत्रिका। तो दो पत्रिकाएं हमारी क्षेत्र विशेष से हो गई, मालवा से हो गई हमारी चौमासा, और निमाड़ी से हो गई हमारी वाणी पत्रिका। ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब यहाँ के जो मुख्य मुख्य रचनाकार है उन्होंने की जो, देखिए ये मैंने कवि और उनकी रचनाएं नहीं ली है, मैंने यहाँ पर रचनाकार लिए हैं। क्योंकि कवि कवि बस नहीं पूछता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में हमने जो फॉर्मेट है वो हमने उनका देख लिया है, वो बताते कुछ है और पूछते कुछ है। कवि बस पूछा था, तो जो श्याम परमार और बाकी जिनका नाम उनमें मेंशन किया था वो विशेष तौर से कवि नहीं थे, वो अन्य विविधाओं में रचे बसे हुए थे। इसलिए हमने इसमें निवाड़ी के रचनाकार लिया है, कवि भी लिए हैं, कहानीकार भी लिए हैं, और संकलनकर्ता भी लिए हैं। हमने जो जो निमाड़ के विशेष विशेष रचनाकार थे हमने उन सबको लिया हुआ है। इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी से शॉर्ट में बताएंगे, ताकि आप पीडीएफ से अपना पढ़ सकें, और जो कुछ समझाने वाली बात है वो मैं आपको यहाँ समझा सकूं कि पीडीएफ में क्या कैसे हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी तो और व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। अब माखनलाल चतुर्वेदी, जैसे आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म खंडवा में हुआ है ना, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म खंडवा में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम यूनिट 9 में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बस चूंकि वो निमाड़ क्षेत्र के थे इसलिए हमने यहाँ पर उनको आपको बताने के लिए बस रखा है। फिर बलराम पगारे, ठीक है, इनका नाम मुख्य है, किसी भी संदर्भ में पूछ सकता है आपसे। जिन्होंने क्या किया, खासियत, हम रचनाकार और उनकी खासियत बस वो बस आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है निमाड़ी गीतों को आकाशवाणी तक ले जाने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया है, उसका श्रेय इनको जाता है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पारंपरिक लोक धुनों पर निमाड़ी गीत भी गाए हैं। ठीक है। अब अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो माणिक्य चंद जैन है। इन्होंने क्या किया है खास, इन्होंने किया है जो सुखानंद मनोरमा नाटक है ना, इसका निमाड़ी में संवाद प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये सब पहली पहली बार है इसलिए ये खास है। फिर कौन है, तुलसीराम गाव शिंदे हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी जो कहानी है कंजूस खोपड़ी, इनकी कहानी का नाम है कंजूस खोपड़ी, ये वाणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये सब प्रथम प्रथम है इसलिए खास है। फिर कहानियों में आगे क्या कौन है, श्री नारायण वायने हैं। इन्होंने क्या खास किया है, इन्होंने इतनी इतनी ये जो कहानियां हैं यहाँ पर ली हैं, कुछ हास्य है, कोई व्यंग्यपूर्ण है। ठीक है, ये हैं। और इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भील बहादुर, प्रसिद्ध टांटिया मामा और आत्मोत्सर्ग करने वाली कुलवंती बहू की कथा, वरला को तालाब, वो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब आगे कौन है, खंडवा के श्री शिव नारायण उपाध्याय ने निमाड़ी लोक कथा का संकलन चंदन पलाश सुंदर गद्य की पुस्तक
प्रस्तुत की है। फिर कौन है, हेमचंद्र शर्मा ने धरती नामक कहानी, अभी हम ये इतना जो पढ़े हैं कहानी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये विशेष विशेष कहानियों के बारे में लिखा गया है। आगे हम चलते हैं, जो हमारी पहली पद्य है निमाड़ी का, वो है सलिता को ब्याह। ये किसने प्रकाशित करवाई है, ये है खंडवा के गणपत जी ने इसको प्रकाशित करवाया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, श्री राम विनय निमाड़ी में लिखी गई पहली संपूर्ण राम कथा है, ठीक है, राम कथा है, ठीक है। किसने लिखा इसको, इसको लिखा कवि श्री शिवानंद ने। अच्छा, इसमें और खासियत है, खास क्या है, इसमें ओवी छंद का प्रयोग किया गया। अभी तक आपने शायद ओवी छंद नहीं पढ़ा हो, तो मैं बता दूं आपको ओवी छंद क्या होता है। ओवी छंद होता है जो हमारा महाराष्ट्र है ना, मराठी, मराठी का एक छंद है। अब अब मराठी छंद कहाँ से आएगा निमाड़ में, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको लोकेशन बताया था, है ना, इसीलिए लोकेशन बताया था ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ओवी छंद जो कि मराठी छंद है, तो आप बोलेंगे अगर निमाड़ में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने आपको लोकेशन बताई थी। फिर है खंडवा की आग, जो है ये शिव चरण लाल की कृति है। महेश्वर के जो राजा भाव व्यास हैं, इनकी निमाड़ी निमाड़ी में ये ललित कवि के रूप में विख्यात है। और ये जो इनके प्रलयंकर है, इनका उपनाम है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। गौरी शंकर शर्मा गौरीश निमाड़ी के सुमधुर कवि और नर्मदा गायक है, ये इनकी खासियत है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत है, आप उस खासियत को याद कर करके उस व्यक्ति का नाम याद कर लीजिएगा। क्या है गौरी शंकर शर्मा की खासियत, कि वो नर्मदा गायक है, कवि तो है ही है, कवि तो नॉर्मल है, लेकिन नर्मदा गायक है, ये विशेष है। फिर लक्ष्मण सिंह दसौंधी नैसर्गिक कवि हैं, इन्होंने चुनरी चूड़ी मेहंदी, है ना, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर स्वर्गीय विष्णु राम सनावाद्या सुमनाकर, इन्होंने क्या विशेष किया है, इन्होंने निमाड़ी के जो निमाड़ी लोक साहित्य है उसके उसके विकास में, उसको विकसित करने में बहुत योगदान दिया है। इन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों का प्रकाशन कराया, ठीक है। निमाड़ी गीत, लोकोक्ति, निमाड़ी पहेली, इनके बारे में प्रमुख प्रमुख जो पुस्तकें थी उनको प्रकाशित करवाया। अब ये स्पेशल है राधे श्याम शांडिल्य, ये क्या खासियत है कि एक तो निमाड़ी के प्रसिद्ध रचनाकार है, प्लस कोरकू के सिद्ध कवि है। कोरकू क्या है, जनजाति है ना, तो उसके ये सिद्ध कवि हैं। ये कुशल नर्तक भी हैं और बांसुरी वादक भी हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, जनजाति के संदर्भ में भी पूछ सकता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा यूनिट का नाम क्या है, लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य। तो जनजाति भी आएगी, तो निमाड़ में हम जनजाति लोगों को भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बड़वाह के जो प्रभाकर दुबे हैं, इनके बारे में हमने बहुत सारा लिखा है, यहाँ पर आपको दिया है कंटेंट। क्यों दिया है, क्योंकि प्रभाकर दुबे का नाम कई क्षेत्रों में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली कवि भी हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये लेखक, नाटककार और गायक भी हैं। बच्चों के लिए कविताएं भी, रचनाएं भी इन्होंने की हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किए हैं, नाट्य रूपक लिखे हैं और मंच भी प्रस्तुत किए हैं। अब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको कई पुरस्कार भी मिले थे, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति से निमाड़ गौरव सम्मान। देखिए कि इतनी स्पेशल है। अच्छा, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, बहुत लेट हो गया शायद, मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि निमाड़ी के एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। तो वो पेपर में आया था, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। वो खासियत है, तो आपसे एग्जाम में वो बहुत, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं उसके पूछने के, क्योंकि वो बहुत खासियत है, और स्पेशली निमाड़ से संबंधित है तो और भी ज्यादा, ठीक है। तो ये आप प्रभाकर दुबे के बारे में विशेषताएं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनके बारे में पूछ सकता है, इसलिए सारा डिटेल्स उनका दे दिया गया है। अब सोमेश्वर जोशी जो हैं, ये भी रचयिता हैं और गायक हैं। अब इनके बारे में खासियत क्या है, इनके बारे में खासियत ये है कि जो इनकी जो प्रतिभा थी, इनको जो फिल्म का राज कपूर है उन्होंने पहचाना था। फिर इन्होंने दिल्ली दूर नहीं फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया था, ठीक है। तो ये खासियत है इनकी, जो कि निर्माण के हैं। फिर जो विद्याधर टेलर है वो व्यंग्यकार है, ठीक है, विद्याधर टेलर जो है वो व्यंग्यकार है। अब जो मैं आपको बताने जा रही थी, राष्ट्रीय पुरस्कार जो निमाड़ी के साहित्यकार है वो हैं जगदीश जोशीला, इनका निधन हो चुका है। और ये इनका पहला उपन्यास, अभी हमने उपन्यास नहीं पढ़े थे ना, कहानियां पढ़ी थी, कविताएं पढ़ी थी, कहा तो अभी तक हमने उपन्यास नहीं पढ़ा था। ये भलाई का जड़ पाताल, ये इनका निमाड़ी का पहला उपन्यास भी है, इसलिए भी ये खास होता है। और ये क्रांति ज्योत, ठीक है, ये भी इनका संग्रह है, क्रांति ज्योत इनका संग्रह है।
ये थोड़ा सा क्रांति की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। हाँ, ये पेपर की जो कटिंग आई थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। पेपर में क्या था, छोटा है, बड़ा कर लेते हैं। आपके लिए इतना सारा कंटेंट लाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि अब ये पेपर में आया था तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए भाई, क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ है ना। हम्म, ये लिखा है आपको, जगदीश जोशीला, जो कि कहाँ के थे, खरगोन के थे, है ना, खरगोन के थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया, जोशीला ने नेमाड़ी का शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया। हिंदी में उन्होंने टांटिया मामा, अहिल्याबाई और आदि शंकराचार्य जैसे चर्चित उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, ये मैं बता दिया। और यहाँ एक और का देख लीजिए, ये शैली होलकर को भी देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर भैरू सिंह चौहान को देख लीजिए। ये हालांकि इस अभी हम अगर चलिए हम सबको देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश तो हमको पूरा पढ़ना है ना, तो सतना, सतना आपका कहाँ आ जाएगा, बघेल क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और खरगोन आका आ गया निमाड़ में, महेश्वर भी आपका निमाड़ में आ जाएगा, महू आपका आएगा बुंदेलखंड में, है ना। तो आप इन तीनों चारों लोगों को आप इनके बारे में जो जो स्पेशलिटीज है वो इनकी समझ लीजिएगा कि इनसे प्रश्न हो सकता है, भैरू से चौहान से बन जाए, प्री में बन जाए, पहले पेपर में बन जाए, जगदीश जोशीला से बन जाए, हरिचंदन से भट्टी से बन जाए, है ना। इन्होंने जनजातीय संग्रहालय की कल्पना की, ये देखिए जनजाति से पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चारों है ना, इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको कंटेंट यहाँ भी दे दिया है। और कुछ भी, जो भी यहाँ कंटेंट मैंने दिया आपको, कोई भी मन से बनाया हुआ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में, तो आपको यहाँ पर दिया गया है। हर वो पुस्तक, हर वो पत्रिका, हर वो न्यूज़पेपर जिसमें आपको कंटेंट मिल रहा, मैंने हर चीज़ शामिल की है इसमें। इसलिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है इसकी, जो आप लोग बुक के बारे में पूछते रहते हैं ना, मेरे पास बुक नहीं है। ये सारा हाथ से मतलब टाइप किया हुआ है, और सारे जो कंटेंट है वो बहुत जगह जगह से लिए गए हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक एक बुक नहीं होती है। अब जो पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IMP लगा लीजिए आप इनको, IMP लगा लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रभाकर दुबे, रामनारायण उपाध्याय जिनका डिटेल में दिया है ना, आपको इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, निमाड़ी साहित्य संस्कृति के अकेले भागीरथ हैं ये, ठीक है, जिनकी प्रेरणा से अनेक लेखकों और कवियों ने निमाड़ी साहित्य में सफलता प्राप्त की। फिर क्या है, निमाड़ी के प्राण हैं, और उन्होंने कई सृजनात्मक कार्य किए हैं, 40 पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं, ठीक है। अब और क्या है, वे मध्य प्रदेश आदिवासी लोक परिषद के संस्थापक रहे। उनकी पत्नी शकुंतला उपाध्याय की स्मृति में निमाड़ संस्कृति न्यास का गठन किया गया है, ठीक है। ये सब खासियत है, उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। अगर निमाड़ के बारे में किसी न किसी कवि के बारे में लिया जाता है तो उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं निमाड़ की, अभी मैंने आपको एक वाणी पत्रिका बताई थी, और हम आपको बता देते हैं। ये सब आपको परीक्षा की दृष्टि से, और चूंकि हम मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, इसकी दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाणी पत्रिका, ठीक है, मंडलेश्वर से निकलने वाला पाक्षिक निमाड़, ठीक है, खंडवा से निकलने वाला जाति सुधार, पूछ लेगा जाति सुधार क्या है, पत्रिका है, पुस्तक है, और क्या भी कुछ ऐसे पूछ लिया जाएगा, जाति सुधार का आपको बताना है, पत्रिका है, ठीक है। रामकृष्ण पालीवाल की अंकुश, ठीक है, ये अंकुश भी है। खरगोन से श्री खुशहाल सिंह की निमाड़ पत्रिका, ठीक है, ये निमाड़ पत्रिका खुशहाल सिंह ने लिखी, मतलब प्रकाशित करवाते हैं ये, ठीक है। खंडवा से जाति सुधार निकलती है, रामकृष्ण पालीवाल ने अंकुश पत्रिका का प्रकाशन कराया। फिर इंदौर के दैनिक पत्रिकों में नई दुनिया, थोड़ा घड़ी, ठीक है, दैनिक भास्कर सबको पता, नवभारत पता, स्वदेश, इंदौर समाचार, ये उतनी विशेष नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिखा गया है। अब बुरहानपुर टाइम्स खासियत है, क्यों खासियत खास है, क्योंकि इसमें मालती प्रजापति के पत्र, जो कि निमाड़ी संस्कृति साहित्य के अनेक लेख कविताएं इसमें प्रकाशित होती रहती हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, रमेश बम निर्मल की निर्माण दर्शिका स्मारिका,
ठीक है, इसमें भी निमाड़ संबंधित कार्य होते हैं, निमाड़ी से संबंधित, इसलिए खासियत है। अब आगे कौन है आपके आगे यहाँ पर? वो हमने श्री राम परिहार के बारे में जो बात की थी वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो श्री राम परिहार हिंदी साहित्य के और निमाड़ी लोक साहित्य के दृष्टिवान अध्येता हैं। ठीक है, इन्होंने सिंगा जी के ऊपर कार्य किया है, जो हमने आप पढ़ा था जब सिंगा जी के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। और इन्होंने ये वाली पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, और इनको, हाँ, यह खासियत ये है कि इनको ईसुरी पुरस्कार मिला था इसके लिए, इसलिए ये मैंने जहाँ अंडरलाइन करवाया था ब्लैक से ना, इसीलिए करवाया था कि उनको इस पर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये विशेष है। तो चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमारा जो आ, हमने पढ़ा, एरिया देख लेते हैं। एरिया देखने से हमको ये समझ में आ जाएगा, एरिया देखने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो हमने किसके संदर्भ में पढ़ा? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर, इनके संबंध में हमने अभी तक जो बातें पढ़ी वो इनके संबंध में पढ़ी। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका बुंदेलखंड या बघेलखंड। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बुंदेल और बघेलखंड में से हम पहला क्या स्टार्ट करें। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ चीज़ें छूट गई हैं निमाड़ी के संदर्भ में, तो जब हम वो एमसीक्यूज करेंगे और जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें मुझे भी अलग से और मिलती हैं, तो मैं निमाड़ी के संदर्भ में वहाँ पर उसको कवर कर लूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक